चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो केमिस्ट्री में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन कंप्लीट किया था, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया था, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमें 4 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं जिनका वेटेज होता है 26 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को मिलाकर 26 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपने क्लास 10th में, क्लास 11th में केमिस्ट्री के बेसिक्स कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर उतना आपने कर लिया है तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास 10th में, क्लास 11 में केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जितना जरूरी है उतना आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, तो हम क्या करेंगे आपके लिए स्टार्टिंग के 1 या 2 वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब बेसिक्स में क्या क्या बेसिक्स होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, बेसिक्स में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे, ओके, तो वो आपको बता देते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग आपको ये बता देंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन, किस तरह से हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो होती है हमारे पास वो किस तरह से अरेंज होती है। अब वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, एटॉमिक साइज का डिक्रीमेंट होना, इंक्रीमेंट होना, उसी के साथ साइज की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देंगे, और आगे हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्लास 11 की हम बात करें तो क्लास 11th में आपने जीओसी पढ़ रखा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा है तो वहाँ के बेसिक भी आपको कवर करवा देंगे। देखिए, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है बेसिक। अगर आप लोग 1 घंटा भी आराम से पढ़ोगे ना तो 1 घंटे में सारे बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये रहेगा, तो 1 घंटा आपको देना पड़ेगा बेसिक्स को। तो हम क्या करेंगे, ये जो वीडियो सीरीज है इसमें हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है 1 या 2 वीडियो में लग जाए बेसिक कंप्लीट करने में। ओके, तो ये चीज रहेगी। उसके अलावा और बता दें आपको, हम लोग रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ये क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट किसके टॉपिक होते हैं, क्लास 11th के टॉपिक होते हैं। ये हम लोग करेंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन देखेंगे हम लोग। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आपको हमने बता दिया। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसको आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। नोमेनक्लेचर भी हम लोग कर लेंगे यहीं पर, उसकी भी चिंता नहीं करनी है आपको। और हाँ, एक और बात, ये जो पीडीएफ रहेगी ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और चाहे तो जो मेन चीज़ें हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एक अपनी कॉपी सेपरेट बना लो कोचिंग की। ठीक है, कोचिंग मतलब अपनी जो यूट्यूब पर कोचिंग चल रही है एक तरह से, यही के कॉपी बना लो जिसमें जो आपको पढ़ाया जाए वो वहाँ पर नोट किया करो। ठीक है, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ओके, ये आपको बार बार नहीं बताएंगे। ओके, चलिए, तो ये तो आप सभी जानते हो, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू की बात कर रहे हैं। मान लो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन भी हमारे पास 2 होंगे। अब न्यूट्रॉन की कहानी कुछ अलग है। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है वो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स होते हैं। अब हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे, फिर आगे चलते चलते क्लास 11th आ जाएगी हमारे पास। क्लास 11th के बेसिक कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। ओके, पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जो पीरियोडिक टेबल होती है, यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पर। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 118 तक चले जाते हैं ये। ओके, तो हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हम एक बात बताते हैं, आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक 1 से लेकर 30 तक। ओके,
ये सारे एलिमेंट्स को आप लोग पहले तो याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद करना है। दूसरी बात 20 तक, ठीक है, 20 तक, कैल्शियम तक आपको इनके एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए, एटॉमिक मास भी आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये बात हो जाएगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं वैलेंसी, वैलेंसी की बात करते हैं। तो देखिएगा जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, इसकी 1 होती है, इस पूरे ग्रुप की 1 वैलेंसी होती है, इसकी 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 होती है, यहाँ पर 4 होती है, यहाँ पर 5 होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5 नहीं होंगे यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर तो 0 होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, ये आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं। ये तो हमने शॉर्टकट बता दिया आपको किस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत जरूरी है, जहां से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहीं पर हम लोग देखेंगे। अब इतने सारे हमारे पास एलिमेंट्स है, अब इस एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 11 होता है। अब ये जो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? वो भी 11 होगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 11 होगा। 11 प्रोटॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग पहली शेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहली शेल बनाएंगे। अब ये जो पहली शेल है, पहली शेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ पर फिल कर देते हैं। एक यहाँ पर फिल कर दिया, एक यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब कितने बचे हमारे पास? 2 कंप्लीट हो गए। अभी भी हमारे पास 9 बाकी है, अभी भी हमारे पास 9 बाकी है। तो एक और शेल बनाते हैं, ठीक है। अब इस शेल की लिमिट आपको बता देते हैं। ये जो शेल है इसकी लिमिट होती है 8, ठीक है। 8 इसकी लिमिट होती है। तो हम लोग इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर फिल हो गए। तो अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, एक और शेल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक और शेल हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, अब इस शेल की लिमिट भी 8 होती है, इस शेल की लिमिट भी 8 होती है। लेकिन क्या हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमने 10 तो पहले ही कंप्लीट कर दिए। 10 तो पहले कर दिए, हम बस एक बाकी है हमारे पास 11 करने में। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो ये रहेगा। इस तरह से हमने क्या बना लिया, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया सोडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, चलिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। रिवोल्व करते हैं इसके अराउंड। ओके, तो इतनी बात भी आपको पता होगी पहले से। अब ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो सबसे लास्ट में हमने फिल किया है, ये जो जिस शेल में है, ये जो शेल है हमारे पास, ये बोलते हैं हम लोग इसको वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। या फिर आप लोग आउटर मोस्ट शेल भी इसको बोल सकते हो। तो हम लोग इसको वैलेंस शेल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब अगर आप लोग देखोगे, ये जो शेल है, ये जो शेल है, इसकी लिमिट कितनी है? 8। इसकी लिमिट है 8। ओके, अब आपने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ऐसा कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कहा जाता है किसी भी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर डपलेट कंप्लीट हो, डपलेट, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो या डपलेट कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ऑक्टेट और डपलेट अगर किसी के कंप्लीट है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, काफ़ी स्टेबल ही माना जाता है। तो डपलेट और ऑक्टेट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और होते तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता? क्या बिल्कुल हो जाता। तो ये होता है डपलेट। अब ऑक्टेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? डपलेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो डपलेट सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? डपलेट आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन में और हीलियम में, ठीक है, क्योंकि यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डपलेट देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको ऑक्टेट देखने को मिलेगा। अब ये ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएँ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी को दे दें, अगर ये इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी को दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन की बात है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है कि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर दें, ठीक है, तो ये सेल भी चली जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 10 बचे, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। Na+, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। तो ये जो होंगे, ये जो पूरी सीरीज होगी हमारे पास, ये मेटल कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। ये क्या कहलाएगी हमारे पास, मेटलिक सीरीज का कहलाएगी, ओके। सब मेटल है। और बताते हैं आपको, अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक वैलेंसी बनाएगा, तभी तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। तो ये कितनी वैलेंसी बनाएगा, 1 बनाएगा, ये पूरा ग्रुप 1 वैलेंसी बनाएगा। चलो और हम आपको बताते हैं, कुछ नई चीजें, ठीक है। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन निकाल लेते हैं। चलो ब्लैक स्क्रीन नहीं निकालते, यहीं पर आपको समझा देते हैं, ठीक है, यही समझा देंगे, जगह काफ़ी है। तो देखिएगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अंदर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो अब फिर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, हम लोग लिखने को 1 लिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो 2 सेल हमें लगेगी। पहले में कितने जाएंगे, पहले में जाएंगे भैया, पहले में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पूरी तरह से चले जाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे 5, ठीक है, 7 है हमारे पास, तो 5 इसमें चले जाएंगे, ओके, 5 इसमें चले जाएंगे। अच्छा, तो 5 इसमें चले गए। अब अगर इसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए होंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हम बना लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये बात है। तो सोडियम जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा जब भी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड बनती है इस तरह से, तो ये बात होती है, ओके। तो आपको वैलेंसी समझ में आ गई, किस तरह से वैलेंसी हम लोग कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, कौन गेन करता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल ये कहलाएगा, ओके। जो गेन करता है वो नॉन मेटल, जो लूज करता है वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है, ओके। कार्बन क्या करता है, कार्बन भी गेन करता है, ठीक है। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है, नॉन मेटल ये कहलाता है, ओके। चलिए, तो इतनी बात आपको समझा दी हमने, ओके। और यहाँ से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आपको एक बात बताते हैं, ये जो 17 वाला ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एक्स के साथ, इसके साथ डिनोट करते हैं एक्स के साथ। अब ये जो एक्स होता है इसकी वैल्यू हम लोग एफ रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं और I रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से हम लोग इसको याद करते थे, तो अभी इतना आपको याद करना रहेगा। फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी को छोड़ो, सिर्फ इतना याद कर लो, FCl Bri, ओके। तो ये आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के ऊपर कि किस तरह से हमारा साइज बड़ा होता जाता है, किस तरह से साइज छोटा होता जाता है एलिमेंट का या एटम का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट से राइट में साइज बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे टॉप से बॉटम की तरफ कि टॉप से बॉटम में क्या होना है, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया हम लोग लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे आप लोग। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन का, ठीक है। ये जो ग्रुप हमारे पास है 18th वाला, इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नोबल गैसेज है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नोबल गैसेज है, ठीक है, नोबल गैसेज है, तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक के ग्रुप तक की, ओके। तो चला लिथियम की बात कर लेते हैं। तो लिथियम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है।
अब तो आपको सिखा दिया हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पहले से आता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो उनका भी रिवीजन हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास लिथियम का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब अच्छा आप लोग इसको देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। प्रोटॉन कितने हैं जरा बताइए, तो प्रोटॉन भी यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन भी 3 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए, प्रोटॉन भी 3 हो गए हमारे पास, ओके। तो अगर हम लोग आगे बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। तो बेरिलियम जो होगा उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो आपको यहीं पर बता देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पर्टिकुलर शेल में बढ़ती है तो क्या होता है ना, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, वो माफ कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आना चाहेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो होगा क्या, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग आगे फिल करते जाएंगे, ठीक है, उतने ही हमारे पास प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज हमारा छोटा होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो एटम है वो कॉन्ट्रास्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रास्ट होता जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मतलब सिकुड़ना, तो ये सिकुड़ता जाएगा, ओके। तो इस रीजन से क्या होगा, हमारे पास जो एटम है वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रास्ट होगा और इसी तरह साइज हमारा डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो जितने ज़्यादा एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर साइज हमें छोटा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू किसी शेल में इलेक्ट्रॉन कम ही उसके कंपेयर में, ठीक है। तो आपको समझ में आया साइज डिक्रीमेंट क्यों होता जाता है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हाँ, लग सकता है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन काफी कम होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर चलते हैं, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन के, ठीक है। तो साइज हमारे पास धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है लेफ्ट से राइट में। तो लेफ्ट से राइट में क्या होता है, साइज हमारे पास छोटा होता जाता है, ठीक है, साइज हमारा डिक्रीमेंट होता जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है। टॉप से बॉटम में क्या होगा वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास टॉप है और यहाँ पर सीजियम में हमारे पास बॉटम, ओके। तो अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ बात करें तो आपको दिख क्या रहा होगा, साइज बढ़ रहा है। तो इसे कैसे हो गया कि साइज हमारे पास बढ़ रहा है, हमने तो अभी ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। लेकिन हमने एक बात आपको साथ में बोली थी कि आपके पास शेल सेम होनी चाहिए, शेल आपके पास सेम होनी चाहिए। चलो समझाते हैं आपको। चलो तो हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर किसका, हम लोग हीलियम का हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। अच्छा, लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना लेते हैं, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं, 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सोडियम क्या होगा, सोडियम का किस तरह से बनेगा वो भी देख लीजिए, ये लिख लेते हैं इसके नीचे लिथियम, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर, अब हम लोग बनाएंगे भैया सोडियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोडियम में आपको पता है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सारी जगह फिल रहेगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी जगह पर ये फिल रहेगी। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 3 2 5 6 7 8 और अंदर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो ये होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे पास एक नई शेल बनती जा रही है। यहाँ पर ये हमारे पास शेल नंबर 1 है, ये शेल 2 है, यहाँ पर 3 शेल आ चुकी है। तो शेल बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर शेल बढ़ गई तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा। तो शेल जब बढ़ती है तो रिपल्शन फोर्स हावी हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इसलिए साइज हमारा बड़ा होता जाता है टॉप से बॉटम की तरफ, क्योंकि शेल हमारे पास बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, शेल बढ़ जाती है, शेल बढ़ जाती है। और इधर क्या होता है, शेल हमारे पास सेम ही होती है, ये रीजन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉप से बॉटम में साइज बड़ा होता जाएगा और लेफ्ट से राइट में साइज छोटा होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
तो आपसे अगर हम पूछें कि बताओ सबसे छोटा साइज किसका होगा, अगर आप इसको छोड़ देते हो तो सबसे छोटा साइज आपको फ्लोरीन का देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से सबसे छोटा ये है, ठीक है, और इधर सब बड़े होते जाएंगे, ठीक है, इधर तो सब बड़े होते जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। ओके, चलिए, और सबसे बड़ा आपको सीजियम का देखने को मिल जाएगा, डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। अच्छा, तो समझा देते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दो तरीके होते हैं याद करने की, एक तो ये होता है अबो प्रिंसिपल, लेकिन इससे भी एक इजी तरीका होता है जो कि आपको फटाफट बता देते हैं, ठीक है। ओके, तो वो उससे आप लोग करोगे तो जल्दी से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, देखो अभी तक हमें ये पता था कि हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि किस शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम आपसे बोले कि किस सबशेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे बता पाओगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल के अंदर नहीं होता है, वो सबशेल के अंदर होता है। शेल के अंदर सबशेल्स होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, तो ये बात है। तो आपने शेल तक की कहानी तो बता दी, अब सबशेल की अगर हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास SPDF ये सबशेल्स होती है, ठीक है, SPDF, तो SPDF ये होती है। अब इसको अरेंज करने का तरीका कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए SPDF, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दे रखा हो, किसका दे रखा हो एग्जाम्पल, आपको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के ही मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो आपके पास हाइड्रोजन के अलावा हीलियम दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप 2 फिल कर दोगे, यहाँ पर क्या करोगे? 2 फिल कर दोगे। अच्छा, अब इनकी लिमिट होती है, एस की जो लिमिट होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसकी जो लिमिट होती है वो 6 होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 10, इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 14, मतलब आप 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें फिल नहीं कर सकते, ये इनकी लिमिट्स होती हैं। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें किसी एक और का, सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। तो 11 आप लोग किस तरह से फिल करोगे? तो यहाँ चले जाएंगे क्योंकि 2 इसकी लिमिट है, फिर से ऐसा आ गया हमारे पास, इसकी 2 लिमिट है, 2 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। पी की लिमिट कितनी है? 6 लिमिट है इसकी, तो यहाँ पर 6 लगा दो, कितने हो गए हमारे पास? 2 2 4 और 6 10 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 11 पूरे मिलाकर इलेक्ट्रॉन से 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक और हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी बन गई? सोडियम की बन गई। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, अब आप लोग करना चाहो तो आगे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अच्छा, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि इस तरह से हमें करना होता है। लेकिन अब सबसे मेन बात कि हमें ये याद कैसे होगा, ये जो चीज़ें हैं ये याद कैसे होगी, बात तो वो है इंपॉर्टेंट, ये हमें याद कैसे होगी। तो याद करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल है, ठीक है। देखिएगा, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 बार SS लिख देंगे, 2 बार। अभी नंबर पे आपको फोकस नहीं करना, नंबर तो आप लोग सब कर लोगे, वो भी आपको बता देंगे नंबर कैसे करना है, लेकिन पहले आप लोग फोकस करो इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने 2 बार SS लिख दिया, उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है? P है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? P से लेकर S तक चलेंगे 2 बार, तो PS यहाँ पर PS आ गया। अब हम लोग D से चलेंगे S तक, D से चलेंगे S तक, DPS, तो यहाँ पे आ जाएगा DPS, ठीक है। फिर यहाँ पर DPS, ठीक है। अब कहाँ से चलेंगे? F से चलेंगे S तक, ठीक है। तो FDPS आया समझ में? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। देखो कितना सिंपल हो गया ये, SS, उसके बाद PS, फिर DPS, फिर FDPS, फिर FDPS, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये कर सकते हो। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आई। और आप आगे देखिए, अब ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब बात आती है नंबर की। तो नंबर बहुत आसान है, S जो है वो नंबर 1 पे आता है, P नंबर 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। तो बस इसी के हिसाब से अरेंज कर दो। अब सबसे पहले आपको S यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका आगे 1 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर S दिख रहा है तो आप यहाँ पर 3 लिख दो, फिर यहाँ पर S दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोग 4 लिख दो। ओके, फिर यहाँ पर 5, उसी तरह से यहाँ पर 6, और S कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर 7। तो इस तरह से आप लोग आगे करते जाइए, ठीक है। तो S आप लोग कर लोगे, उसके बाद P बता देते हैं P कैसे करोगे, ठीक है। तो P आप लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 2 नंबर से, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो P आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके आगे 2 लिखिए, यहाँ पर 3,
फिर यहाँ पर 4, इस तरह से आप लोग चलते जाइएगा तो हो जाएगा आपका। ओके, उसी तरह से डी देख लीजिए, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3D से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3D से स्टार्ट हो रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ से 3D, ओके 3D से स्टार्ट हो रहा है 3D, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4D, उस तरह से यहाँ पर 5D, इस तरह से चलता रहेगा। ओके, और जो F होगा वो F4 से स्टार्ट होगा, 4F से स्टार्ट होगा। तो ये रहेगी कहानी, ठीक है, ये रहेगी हमारी कहानी। अच्छा, तो क्या हमें ये सब कुछ याद करना है? तो बिल्कुल नहीं, आपको इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत है, बहुत है, ठीक है। इतना अगर आप लोग याद ही कर लोगे, डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3d10, ठीक है, 4p6। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3-4 तरीके बता दिए किस तरह से आपको करने रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा होता है फिनिश। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से की जाती है, ये टॉपिक भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा होगा, एक पहलवान है, ठीक है, एक दुबला पतला इंसान है, ठीक है, वो भी पहलवान हो सकता है, लेकिन पहलवान हम लोग किसको मान रहे हैं, इस मोटे से भाई साहब को हम लोग पहलवान मान रहे हैं। ये ए है और इसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो ए वाला है वो ज्यादा ताकतवर है बी के कंपेयर में, ठीक है, तो ए ज्यादा ताकतवर है बी के कंपेयर में। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं इनके बीच में कि ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हम लोग ये नहीं बता पा रहे कि जो ए वाला है वो कितना ताकतवर है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू थोड़ी ना है हमारे पास कि ये इतना ताकतवर है भैया, ये 220 वैल्यू के अकॉर्डिंग ताकतवर है, ये 240 के अकॉर्डिंग है। ऐसा हम लोग कभी नहीं बताते, हम लोग सिर्फ कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ कंपेरिजन होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन होता है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी होती है हमारे पास। रिलेटिव का मतलब होता है जिनमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, पहले तो आपको वो बता देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड होती है जो किस किस के बीच में लगती है, दो नॉन मेटल के बीच में लगती है। नॉन मेटल आपको बता दिया जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके बीच में जो बॉन्ड्स लगेगी, और साथ में आगे वाला भी नाइट्रोजन, मतलब कि वही होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, तब जाके इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होती है आयनिक बॉन्ड, एक होती है कोवेलेंट बॉन्ड, एक आप आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होती है, लेकिन वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी आप समझो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में लगती है। ओके, और आयनिक कहाँ पे लगती है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक लगती है, आयन बनते हैं वहां पर, आयनिक, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो कोवेलेंट बॉन्ड की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है। तो इन दोनों की हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों चाहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा। ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले थोड़ी देर के लिए, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से शेयरिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। ओके, शेयरिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर शेयरिंग तो होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, शेयरिंग होगी। लेकिन आप भी जानते हो, ठीक है, मान लो आप अपने घर में, एक आपका भाई है छोटा, एक आप हो, ठीक है। तो अगर घर में कुछ सामान लेके आते हैं तो होता थोड़ी ना कि बराबर बांटे, ऐसा भी तो हो सकता है किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अगर आपका छोटा भाई ज़्यादा शैतान है तो वो ज़्यादा सामान रखेगा कि पापा मुझे ज़्यादा दो, दीदी को या फिर भैया को कम दो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। तो वही कहानी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसका साइज छोटा होता है, इसको ज़्यादा भूख है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा भूख किसे, क्लोरीन को है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स होंगे वो अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो अपने क्लाउड को बड़ा कर लेगा, अपने बादलों को बड़ा कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे बोलते हैं हम लोग। आया समझ में, और इसके क्लाउड्स छोटे हो जाएंगे। आया समझ में, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कहानी चल रही है, क्लोरीन भाई साहब ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बोलते हैं, टेंडेंसी यही है, ठीक है, क्षमता ही है। ओके, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका साइज छोटा होता है हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको बता रखा है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है, जिसको ज़्यादा भूख होगी, सिंपल सी बात ये है, जिसको ज़्यादा भूख होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आया समझ में? चलिए, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा टॉपिक होता है फिनिश।